हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक वैद्युत क्षेत्र को निकालना देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को डायपोल के कारण। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक दूसरा प्रूवमेंट जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे डायपोल के कारण, बट वो जो पोजीशन है वो अलग है। पिछली बार हम लोग ने जो निकाला था वो को एक्सियल लाइन पर था, दैट मींस वैद्युत द्विध्रुव जहाँ रखा था, डायपोल जो रखा था उसी लाइन में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी थी। बट आज क्या है, उस लाइन में नहीं, उसके ऊपर वाली पोजीशन पे हम लोग देखेंगे, उसके इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जाएंगे या फिर नीचे की तरफ आएंगे और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालकर देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का। पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके आगे का पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल अगर बनाना है तो पहले हमारे पास होता है एक माइनस चार्ज और फिर होता है हमारे पास एक प्लस का चार्ज, और दोनों एक दूसरे से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर रखे होते हैं और उस डिस्टेंस को हमने कह दिया 12 डिस्टेंस। अब ये तो हमारा बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हमें इसी डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे जाना, दैट मींस इसके ऊपर या फिर नीचे कहीं पर हमें एक पॉइंट लेना है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो हम लोग वो पॉइंट लेंगे कहां? हम लोग जनरली हमने कहा कि ये 12 की डिस्टेंस है बीच में टोटल इनके, तो हम लोग इसके मिड पॉइंट को पकड़ेंगे और मिड पॉइंट के ऊपर जाएंगे या फिर नीचे की तरफ देखेंगे। तो हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे ये पूरी 12 थी तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, तो मिड पॉइंट से ऊपर आए तो ये पॉइंट हमें मिला और इस पॉइंट की डिस्टेंस हमने कह दिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है r स्मॉल r, और एक क्यू चार्ज से जो एक पॉइंट हमने लिया ए पॉइंट, मिड पॉइंट जो है उसके बीच की डिस्टेंस ये हो गई हमारी l, फिर एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक की डिस्टेंस भी हो गई l। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को फाइंड करनी है इक्वेटोरियल लाइन पर, वो उस वाला पॉइंट हमने कह दिया B। तो B पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। हमें क्या क्या डाटा दिएगा पहले देखिए। हमें ये R दिया जाएगा, ये L दिया जाएगा और ये Q जो दिए गए हैं वो दिया जाएगा। इसके अलावा आपको और कोई भी डाटा नहीं दिया जाएगा। तो इसको निकाल के देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग इसको एक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रायंगल की तरह बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका एक ट्रायंगल बना दिया, ये बन के आ गया। अब हमें बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे होगा, आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग चार्ज को लाएंगे, बी पॉइंट पर रखेंगे और उसमें फोर्स को फाइंड करेंगे। फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी उसी डायरेक्शन में होगी। तो हमने यहाँ पर एक चार्ज को ला के रखे, चार्ज कौन सा लाएंगे, प्लस वाला। हमेशा प्लस चार्ज कैसा होता है, प्लस का चार्ज होता है। तो जब यहाँ पर प्लस चार्ज रखेंगे तो उससे पूछेंगे इसके अगल बगल दो ही चार्ज है केवल, तो इस प्लस वाले से जब पूछेंगे कि तुम जो प्लस चार्ज बी पॉइंट पे रखा है उसको तुम अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे कि रिपल करोगे, तो क्या कहेगा प्लस वाला कि मैं भी प्लस का हूं, बी पे जो चार्ज आएगा वो भी प्लस का, और प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल करेंगे तो ज्वाइनिंग लाइन के अनुसार फोर्स लगेगा, तो फोर्स जाएगा इधर की तरफ। तो अगर फोर्स उधर की तरफ लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर की तरफ होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने नाम दे दिया E1। अब बात करते हैं माइनस क्यू वाले चार्ज से। तो माइनस क्यू वाले से पूछा बी पर जो चार्ज आया है उसको तुम अट्रैक्ट करोगे कि रिपल करोगे। तो बी वाला जो माइनस क्यू चार्ज है वो क्या कहेगा कि मैं माइनस का हूं, बी पर प्लस का है, तो माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा E2। तो आप देख सकते हैं बी पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएंगे, केवल एक E1 और एक E2। अब हम लोग इसी डायग्राम को थोड़ा जूम करके बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा B और B पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ है हमारा E1 और इधर की तरफ है हमारा E2। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा प्रोसेस को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। कैसे, देखिए ये L डिस्टेंस है, ये R डिस्टेंस है और आप देख रहे होंगे कि ये ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल बना है तो हमने इस वाले एंगल को नाम दे दिया थीटा। ये थीटा हम लोग को गिवन नहीं होगा एग्जाम में, ना ही ये दिया जाएगा, हमें केवल R, L और Q की वैल्यू दी जाएगी। ये थीटा हम लोग ने इसको यहाँ पर लेट किया है, माना है। अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस R है। जब एक ट्रायंगल में डिस्टेंस L है और R है और दूसरे ट्रायंगल में भी डिस्टेंस L और R दोनों सिमिलर हैं, तो उसका जो एंगल होंगे वो भी सिमिलर होंगे। तो इसका अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर थीटा एंगल को लेट कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग इसी वाले डायग्राम को थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाते हैं, हमने यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच दी।
अब जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची इसमें हम लोग को मिलेगा क्या, देखिए ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार, और जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच जो एंगल बना हुआ एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पर जो एंगल आएगा ये कितना आएगा, थीटा एंगल आएगा। फिर देखिए ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर इसको अगर हम लोग आगे तरह से बढ़ा के लाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर की तरफ आएगी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये अगर एंगल थीटा बना है तो ये भी एंगल हमारा फिर थीटा होगा। एकांतर कोण के नियम से कह सकते हैं आप, या फिर जो रेक्टेंगल होता है उसके नियम से कह सकते हैं, उसके डायगोनल्स के नियम से कह सकते हैं। तो ये वाला एंगल जो है वो भी हमारे यहाँ कितना बनेगा, थीटा एंगल बन के आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस डायग्राम में थोड़ा चेंजमेंट क्या किया है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, देखिए ये हमें E1 दिया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसको क्यों चेंज करेंगे हम दोबारा, देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो जोड़ सकेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो घटाएंगे, वरना अदरवाइज एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर ये ना ही सेम डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में, कोई तो एंगल बनाए हुए हैं, और एंगल कितना बना है दोनों के बीच में, 2 थीटा का एंगल बना। तो आप 2 थीटा वाला एंगल लगा के वहां पर उसका यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। या फिर हम इसको थोड़ा और आसान करने की कोशिश करते हैं, कैसे, देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो E1 दिया गया इसके कंपोनेंट कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखिए हॉरिजॉन्टल में जब E1 का कंपोनेंट करेंगे तो इधर की तरफ आएगा हमारा E1 cos थीटा, और ऊपर की तरफ हमारा आएगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार अगर E2 का करेंगे तो थीटा इधर की तरफ बना इधर की तरफ, तो इधर की तरफ आएगा E2 cos थीटा, और वर्टिकल में आएगा इधर की तरफ E2 sin थीटा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो E वैल्यू दी गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और जो E2 दिया गया था इसको हमने ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स में, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। तो ये वाला जो E1 है ये यहां से कैंसिल हो गया, ये हट गया। इसी प्रकार से आपका जो E2 है वो भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यहाँ पर जानकारी आ गई। दो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों घट जाएंगे, कट जाएंगे। अब इसको आगे हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, E1 और E2 के पहले वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कि वो वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। ड्राइव करने के लिए हम लोग आते हैं, तो पहले E1 की वैल्यू निकाल। E1 बराबर क्या आएगा, अच्छा E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो उसे कौन सा चार्ज ने लगाया था, तो प्लस क्यू वाले चार्ज ने लगाया था। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस। देखिए बी पॉइंट से इस क्यू चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, देखिए ये डिस्टेंस हमारी L है, ये डिस्टेंस R है, तो ये बची जो डिस्टेंस है हाइपोटेनियस, तो पाइथागोरस का यूज करके हम लोग हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर r² प्लस L²। तो ये हमारी डिस्टेंस निकल के आ गई। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर r² प्लस L² की पावर 2। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैंने कैसे लिखा। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं E2। अब E2 देखिए किसने लगाया था, कौन सा चार्ज ने जनरेट किया था E2 को, तो E2 लगाया था माइनस क्यू वाले ने इधर B पॉइंट पर। तो ये तो माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी हमारी, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस देखिए कितनी है ये डिस्टेंस, तो फिर से ये डिस्टेंस L हो गई, ये R हो गई। तो हाइपोटेनस कितना आएगा हमारा, अंडर रूट के अंदर r² प्लस L², इसकी पावर 2। अब आप इसको गौर से देखिए, इसमें चेंजमेंट क्या है। देखिए स्क्वायर से ये हमारा रूट कट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से जरा रूट कैंसिल हो जाएगा। आप अगर गौर से देखें तो जो हमारी वैल्यू E1 की लिखी है वही वैल्यू तो हमारी E2 की लिखी है, दोनों सिमिलर हैं। दैट मीन E1 और E2 आपस में बराबर है। बराबर है तो इस वाले डायग्राम में वापस आते देखिए, जितना E1 होगा उतना ही E2 है, और साइन थीटा अगर ऊपर है तो साइन थीटा नीचे भी लिखा हुआ है। तो क्या कहने का मतलब यहाँ पर है, अब ये दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरा वैल्यू और ये नीचे वाली पूरी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, और बचेगा टोटल कितना, नेट 0। वर्टिकल वाले कंपोनेंट आपस में अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है। देखिए आप यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, इक्वल आई है। तो वर्टिकल कंपोनेंट अपने आप ही
कैंसिल हो गए, बचे कौन से हमारे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं फिर हम लोग। तो यहाँ पे लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट बी, बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E बराबर बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी बची, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा है जो कि हमारा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें E1 की वैल्यू रखते हैं और E2 के वैल्यू को पुट करते हैं। E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्क्वायर से तो रूट कट गया था, बचा क्या हमारे पास r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, एक ब्रैकेट में आ गया, और फिर आगे लिखा है cos थीटा प्लस E2 की वैल्यू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और फिर आगे लिखा है cos थीटा। आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए हमारा जो प्रूवमेंट था, उस प्रूवमेंट हमें केवल L और R दिया गया है, cos थीटा नहीं दिया गया, थीटा तो हम लोगों ने खुद ही लेट किया था, तो हमें इस cos को हटाना पड़ेगा। तो इस cos थीटा को हम लोग कैसे हटाएंगे, तो उसको देखते हैं। उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई भी आप इन दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए। तो इस ट्रायंगल को अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे आएगा, देखिए ये ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, ये डिस्टेंस L है, ये R है और ये एंगल थीटा है। अगर हम लोग इसको cos थीटा से अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकाले ट्रायंगल से, तो क्या आएगा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका बेस कितना है, L, और हाइपोटेनियस तो आपको पता ही है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो cos थीटा की भी वैल्यू आपको पता चल गई। तो cos थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या की, देखिए एक चीज और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जितनी वैल्यू j लिखी है उतनी वैल्यू तो j भी लिखी है, तो दोनों सिमिलर है, और दो बार लिखे हैं तो हम लोग इनको दो बार ना लिखे, हम आगे डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 2, और इसकी वैल्यू को एक बार केवल लिख ले रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू हम लोग ने निकाल ली, यहाँ पर कितनी आई है, l अपॉन अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2, इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अब देखिए आप थोड़ा चेंजमेंट और हम लोग और करते हैं, क्या चेंजमेंट करेंगे, देखिए कि यहाँ पर और आगे चलिए पढ़ते हैं, पहले इसको हम लोग ठीक से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2L, इनको साथ लिखते हैं Q2L अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर जे भी है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर जे भी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो अगर बेस सेम अगर होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं पावर को। तो पावर ऐड करने पे क्या बचेगा, r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर की पावर 3/2, ये पावर आ जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये निकल के आई। अब इसको आगे हम लोग और सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर, अब देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी गई है उसको अगर हम लोग देखें तो हमें क्या मिलेगा कि ये Q2L जो लिखा हुआ है ये तो जनरली हमारा P होता है, तो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, Q2L होता है। और देखिए अगर हम लोग अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करें, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के जो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो काफी छोटी होती है। अगर बहुत छोटी है, अगर हम लोग r के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो l का मान r के रिस्पेक्ट में काफी कम होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं L की वैल्यू R के रिस्पेक्ट में क्या है, काफी कम है, और कम है तो हम लोग कह सकते हैं L लगभग क्या बराबर होगा 0 पे, उसको हम लोग कह सकते हैं। अब ये वैल्यू अगर इसमें पुट करी जाए तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसको देखते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q into 2L का मान कितना आएगा, Q into 2L की जगह हम लिख सकते हैं P, और L की वैल्यू कितनी हो गई है 0, तो ये 0 हो गई, तो बचा केवल हमारे पास क्या r स्क्वायर, तो r स्क्वायर हो गया, और इसकी पावर कितनी थी 3/2, तो पावर का पावर में आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो 3/2 इधर आ गया। अब देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R Q। तो ये आपका डेरिवेशन प्रूफ होके आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसमें E की वैल्यू कैसे निकाली, उसको कैसे ड्राइव किया है।
अब क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जनरेट ये होता है कि इसकी जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कहाँ की तरफ है। अगर आपको यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया था अगर आपको वो याद हो तो उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ बची थी। देखिए जे पॉइंट था हमारा बी, इसका ऊपर एक कंपोनेंट था और एक नीचे की तरफ कंपोनेंट था। इधर था E1 sin थीटा, नीचे की तरफ था E2 sin थीटा और हॉरिजॉन्टल में हमारे पास कंपोनेंट आए थे E1 cos थीटा और इधर आया था E2 cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट हमारे कैंसिल हो गए थे तो हमारा केवल कौन सा कंपोनेंट बचा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ थी, लेफ्ट की तरफ थी डायरेक्शन। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस वाले डायग्राम में जो हमने प्रूवमेंट को हल किया है उसकी डायरेक्शन कहां की तरफ आ रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो हम लोग डायरेक्शन बताई जाए तो कह सकते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर कैसे डेरिवेशन किया, कैसे निकाला और उसकी डायरेक्शन को हमने यहाँ पर कैसे इमेजिन किया और मैंने आपको बताया। अगर इसमें अगर कोई भी अगर आपको डाउट लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के ऊपर एक नया डेरिवेशन लेंगे, उसको हल करेंगे या फिर किसी क्वेश्चन को हम लोग लगा के देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।